सीड सीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के दिए गए ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूँ। आखिर में हमने बच्चों देखा था 8वें प्रकरण में कि वैश्वीकरण किसको कहेंगे और उसकी क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों, आप अपने पास अपनी किताब लेकर भी पढ़ सकते हो। दूसरा, आप इस वीडियो को YouTube पर सब्सक्राइब करके लाइक करके भी देख सकते हो। आगे दोस्तों, प्रकरण 8वें में देखते हैं भारत में विदेशी पूंजी निवेश। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारत की नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सरकार ही देश की मौद्रिक आवश्यकताओं जैसे कि उद्योगों की स्थापना हेतु पूंजी निवेश, चीज वस्तुओं या टेक्नोलॉजी की आयात के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता इत्यादि हेतु विदेशी संस्थाओं या व्यक्तियों के पास से मदद लेना, क्योंकि विदेशी पूंजी निवेश पर नियंत्रण थे। सन 1991 के बाद ने आर्थिक कानूनों में परिवर्तन करके विदेशी व्यक्ति या संस्थाओं के पास से सीधा उद्योगों में अधिक प्रमाण में निवेश करने की छूट प्रदान की। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के प्रकार। विदेशी पूंजी निवेश के दो प्रकार से समझा जा सकता है। जब विदेशी व्यक्ति या संस्था यानी कि कंपनी देश के अर्थतंत्र में वस्तु या सेवा के उत्पादन या विक्रय के क्षेत्र में सीधा पूंजी निवेश करे तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कहते हैं। सीधा निवेश करेंगे, सही है ना, देश के अर्थतंत्र में वस्तु या सेवा के उत्पादन या विक्रय के क्षेत्र में सीधा पूंजी निवेश करें तो उसे हम प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कहेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में वे भारतीय सरकारी या निजी कंपनी के शेयर खरीदकर प्रत्यक्ष भागीदार बन सकते हैं अथवा खुद का उद्योग स्थापित करके उसके मालिक बन सकते हैं। विदेशी संस्थाकीय पूंजी निवेश के जो दो प्रकार थे उसमें पहला हम देख रहे हैं विदेशी संस्थाकीय पूंजी निवेश। जब विदेशी निवेशकर्ता वस्तु या सेवा के उत्पादन में फैक्ट्री या धंधा की स्थापना करने के बदले देश के मुद्रा बाजार पूंजी बाजार में शेयर या बॉन्ड खरीद कर निवेश करे तो उसे विदेशी संस्थाकीय निवेश कहा जाता है। ऐसी कंपनियों का विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई मात्रा में ही ऐसे निवेश किए जा सकते हैं। यहाँ पर विदेशी निवेशकर्ता को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके बाद निर्धारित की गई मात्रा में ही आप निवेश कर सकते हो। अधिकतर ऐसे निवेश विदेशी बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड इत्यादि कंपनियों द्वारा होता है। अंडरलाइन करना दोस्तों, विदेशी कंपनी जितनी तेजी से शेयर बाजार में मुद्रा लगाती है उतनी ही तेजी से वापस भी खींच सकती है, जिससे देश के अर्थतंत्र में अस्थिरता का जोखिम बना रहता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रकार, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश। वैश्वीकरण के बाद भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादन तथा विक्रय के क्षेत्रों में सीधा निवेश किया जाता है।
जिसे प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश कहते हैं। यहाँ पर कंपनियां, फैक्ट्री, उद्योग, धंधों में स्वयं स्थापना करती है या सीधे भागीदारी करती है और संचालन पर नियंत्रण रखती है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के स्वरूप। भारत में विदेशी व्यक्तियों या मौद्रिक संस्थाओं द्वारा सीधा पूंजी निवेश किया जाता है। उसका स्वरूप निम्नलिखित है। एक, वे संस्थाकीय निवेश के स्वरूप में होती है। सीधा पूंजी निवेश के स्वरूप में होने से वह ज़्यादा स्थिर निवेश गिना जाता है। दूसरी बात, वे यंत्रों, कच्चा माल, संपत्ति के स्वरूप में होती है। पूंजी जो प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश है वो ये स्वरूप में भी होती है, यंत्र के स्वरूप में, कच्चे माल के स्वरूप में और संपत्ति के स्वरूप में। 3, वे देश में नई टेक्नोलॉजी के रूप में आती है। 4, वे सीधा पूंजी निवेश के स्वरूप में हो सकती है। 5, वे कार्य संस्कृति उत्पन्न करती है। भारत में विभिन्न चरणों में विविध आर्थिक क्षेत्रों में भी स्वतंत्र रूप से तथा भारत के निवेशकर्ताओं के साथ मिलकर विदेशी पूंजी निवेशकर्ताओं ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाया है और भारत के विदेशी मुद्रा कोष का आरक्षण बढ़ाया है। आगे देखते हैं मोस्ट आईएमपी सवाल दोस्तों। भारत की विदेश व्यापार नीति, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारत की विदेश व्यापार नीति हमेशा निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करती आई है। 1, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष गृह उद्योगों को रक्षक देने के लिए आयातों पर नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा, गृह उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने तथा आयात प्रतिस्थापन हेतु टेक्नोलॉजी, यंत्रों तथा संशोधनों के आयात का प्रमाण निश्चित करना। तीसरी बात, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए अनावश्यक चीज वस्तुओं की आयातों पर अंकुश लगाया जाए या नहीं। चौथी बात, आवश्यक आयातों के भुगतान हेतु जरूरी विदेशी मुद्रा की कमाई हेतु निर्यात को प्रोत्साहन देना। पांचवी बात, सभी भारतीय वस्तुएं गुणवत्ता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नहीं टिक सकती, इसलिए विदेशी नीति के लिए इन प्रश्न का हल निकालना चुनौतीपूर्ण था। छठी बात, विदेश व्यापार नीति बनाने में रोजगार का व्यापक आधार समान छोटे एवं गृह उद्योगों के उत्पादन तथा विकास को प्रोत्साहन देना था। विदेश व्यापार में जो गृह उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, उनकी वस्तुओं की मांग बढ़े, उसको भी महत्व दिया गया था। 7, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं आंतरिक व्यापार की समस्याओं की तुलना में अलग होती है। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखकर भारत में विदेश व्यापार नीति प्रस्तुत होती रही है और समयांतराल में उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए बस इतना ही। अस्तु।